मैंने वो भी अपलोड कर दिया। वो रियलिटी थी। नहीं, मैं ये कह रही कि देखनी है, अब जैसे ऐसे पूछेंगे। आज क्या हुआ आप लोगों के स्कूल में? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ होगा, आज तुम थोड़ा स्पेशल फील करवाया होगा स्कूल में। बिल्कुल नहीं करवाया। वो थोड़ा कुछ लगाया था उसी दिन, मैं गया नहीं। आज स्कूल नहीं गए थे? नहीं, वो क्या था, बोला था बिना बैग के आना, तो मैं गया नहीं। अच्छा, बिना बैग के क्या करूँगा जाके? तुम्हारे स्कूल में कुछ नहीं हुआ? स्कूल में कुछ नहीं होता? क्या क्या? जैसे कि फंक्शन था और गर्ल्स में क्या था? तनीषा, फंक्शन था। लंच के बाद। अच्छा, लंच के बाद फंक्शन था। कोई पार्टिसिपेशन वगैरह होता है? हमारे टाइम में तो बहुत होता था, आप बताइए। हमारे टाइम में तो 14 को बहुत होता था भाई, चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता था। अब पता नहीं चिल्ड्रन डे होता है नहीं होता, होना तो चाहिए एक दिन है। अच्छा, किसी दिन बोर हो जाते हैं? बस क्या ही पढ़ना रोज। अरे बोलो, सच बोलो। हो जाते हैं कर? तो जब हो जाते तो मुझे बता दिया करो। कभी होता है ना कि आप स्कूल से भी थके हो, इस तरह का बता दिया करो, ठीक है? कभी ये नहीं है कि आपको फोर्सफुली पढ़ोगे तो समझ ना आए, उससे तो बेटर है एक दिन ऑफ ले लो। पर ये ना कि एक दिन कोई कहे हाँ आज ऑफ ले लेते हैं हम, एक बंदा बोले, फिर दूसरा बोले, तीसरा बोले, अगले दिन, तो रोज़ ही ऑफ हो जाएगा, है ना? अगर आपका जैसे 15 या 20 दिन में एक बार, मंथ में एक बार, इससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे, है ना? इससे ज़्यादा तो इम्पॉसिबल। करे सर, समझ आ रहा है आपको? घर पे जाके पढ़ते हो हाँ या ना? ये चीज़ रिवाइज करते हो? कितना टाइम लगता है रिवीजन में? 20 मिनट्स। तुम्हारा कितना टाइम लगता है बच्चे? मेरे को पता ही नहीं चलता मैं कौन से चैप्टर में नोट्स लगाता बस देखता हूँ। तो क्यों? चैप्टर नंबर 3 तो है बच्चे ये। इस बार मैं वो इसमें इसी बुक में मैंने बहुत सारे अलग अलग नोट्स लिखे ना, जो अभी चल रहे हैं यहाँ पे स्कूल में। तो कंबाइन कर रहे हैं? yes, तो तुझे मैंने कहा तो था ट्यूशन वाली नोटबुक अलग लगवा। और सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में आप जितना इजीली कर पाओ तो उतना बेटर है, क्योंकि न्यूमेरिकल सिंपल लैंग्वेज से ही करेंगे, है ना? बाकी मैंने प्रॉपर फॉर्मेट को नहीं दिया है, अदरवाइज अगर तुम्हारा ये होता कि अगर प्रॉपर बैच ही होता ना तो उसमें तो मैं आपको पर्टिकुलर डेली डीपीपी होता है आपका, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो मैं आपको डेली देती। जैसे आपने एटॉमिक साइज कर लिया, एटॉमिक साइज से रिलेटेड 40 क्वेश्चन मैं आपको देती कि ये सॉल्व करो। अभी तो तुम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, अभी एग्जाम पास है, तो फिर उसके लिए तो आपको स्टेटमेंटल थ्योरेटिकल थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर थ्योरी आपको आती है तो कॉन्सेप्ट लगाना भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे इम्पॉर्टेंट है वो, किस तरह आपको क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से, ठीक है? तो आज हम करने वाले आयनाइजेशन एनर्जी। क्या करने वाले हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। The energy required to remove outermost electron from an atom in their isolated gaseous state, in their isolated
गैसियस स्टेट। यहां से क्या समझ आया कि एक एनर्जी है, कोई एनर्जी है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जब एटम क्या है आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूं कि जैसे मैंने कुछ लिख दिया, जैसे कि मैं लिख रही हूं कोई एटम है, ठीक है, उस एटम का कोई इलेक्ट्रॉन में निकाल रहे हो, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, आउटर मोस्ट से निकलेगा, आउटर मोस्ट से निकलेगा तो ये पॉजिटिव में बन गया। अगर मैंने यहाँ सॉलिड लिखा, क्या ये आयन, अगर मैं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रही हूँ इसको, तो क्या ये आयनाइजेशन एनर्जी है, हाँ या ना, हाँ या ना। चलो पहले बता दो कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, फिर क्वेश्चन करते हैं, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है, देखो जैसे मैं बात कर रही हूँ, लेट्स सपोज मैं लिथियम की बात कर रही हूँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर जल्दी बताओ 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होती है। तो मैंने न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियस के सबसे इनर शेल में कौन है, 1s ऑर्बिटल है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर कौन सा ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है ना, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या कह रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो हम ऐड करते हैं, क्या पॉजिटिव एनर्जी दिख रहा है, पॉजिटिव, जो हम इस एटम को दे रहे हैं, ये एटम है, इस एटम को मैं कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगी, क्या दे रही हूँ, एनर्जी, क्या है ये, इस एटम को एनर्जी दे रही हूँ, किस लिए एनर्जी दे रही हूँ, ताकि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव हो जाए, क्या हो जाए, आयनाइजेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो हम एक एटम को देते हैं, किसको देते हैं, एटम को। एटम कौन सा है, ये लिथियम। लिथियम भी जब अकेला होगा और आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होगा, समझे, अकेला होगा और गैसियस स्टेट में होगा, ऐसा नहीं होगा Li2 से तुम क्या कर रहे हो, इसको एनर्जी दे रहे हो आगे, समझ पा रहे हो। तो ये कोई आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी सिंगल एटम होगा, वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, और उस एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन मुझे धक्के मार के निकालना है, क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं ऐड कर रही हूँ, एडिशनल है, पॉजिटिव है पॉजिटिव, बाहर से दे रहे हैं ना, कुछ एडिशनल एनर्जी अगर मैं दे रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, उस एनर्जी को क्या करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। पढ़ो डेफिनेशन। अब मुझे बताओ ये कौन सी एनर्जी है, क्या ये आयनाइजेशन एनर्जी है, हाँ या ना। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है जो ये एनर्जी दी हुई है आयनाइजेशन एनर्जी है या नहीं, क्या ये एक एटम है, ये मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन है, कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा होता है ना, Cl2Cl, ये है ना। अगर ये एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, तो इसको जो मैं एनर्जी दे रही हूँ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन तो निकल ही रहा है ना, एक से तो निकल ही रहा है, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। अगर जैसे मैंने कुछ लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का है, मैंने सोडियम लिखा, मैंने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया इसको, पॉजिटिव एनर्जी दे दी मैंने, और यहाँ से मैंने Na पॉजिटिव S लिख दिया। अब मुझे बताओ ये एनर्जी कौन सी है, क्या ये आयनाइजेशन एनर्जी है, हाँ या ना। मैंने कहा है, ये देख ले एक बार, कोई भी एटम है, तुम्हारा एटम क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए, वो किस स्टेट में है, सॉलिड में, तो ये भी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। डेफिनेशन बहुत करेक्ट होती है, क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है,
घूमता है वो फिर हमें अपना माइंड किस तरह से चलाना है, ठीक है। अगर मैं आपको इसके डीपीपी चाहते हो, चाहिए, ज्यादा हो जाएगा, अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे बता देना, ठीक है, ठीक है ना, कि इस तरह से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इनके, और इनके क्वेश्चन बहुत एडवांस लेवल पे बनते हैं। इवन जब आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करते करते वो माइंड ही घुमा देते हैं, अच्छा ऐसा कैसे, इतनी चीज़ें कैसे हो रही है, कॉन्सेप्ट तो हमें बहुत ईजी लगता है, इतना छोटा सा क्या ही पढ़ना इसमें, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन देयर आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी हम देंगे ताकि ना इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, उसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। डायग्राम पे बना दो साथ में, और ये 2-3 क्वेश्चन भी लिख दो। एक आप इन्हीं में से लिख सकते हैं, सोडियम है आपके गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट से मैं क्या कर रही हूँ, उसका Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कुछ अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी दे रही हूँ। ये भी इसी का एग्जाम्पल है। वहां पे मैंने क्या शेल दिखा दिए, यहाँ पे नॉर्मल एटम दिखा दिया है ना, ये भी आयनाइजेशन एनर्जी है, ये भी बना सकते हैं ना, ये आयनाइजेशन एनर्जी है। या फिर इसी चीज को मैं ऐसे लिखती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s1। तो सोडियम है आपका 1s 2s 2p, ये तुम्हारा 3s है, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर चाहिए, कुछ एनर्जी मैं ऐड कर रही हूँ, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे देनी है। एनर्जी देने के बाद ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। अगर तुमसे पूछा जाए, चलो पहले द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव होगी ना, क्योंकि हम उसको ऐड कर रहे हैं, ये नहीं है कि रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी है, हो गया। अच्छा, आपको ये पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है? तो इसको लिखने से पहले सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से पहले कुछ पॉइंट आयनाइजेशन एनर्जी में ऐड कर लो। पहला पॉइंट है आपका, जो भी एनर्जी होती है वो कैसी होती है, इसमें पॉजिटिव होती है। अगर एनर्जी पॉजिटिव है तो क्या होता है, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। पॉजिटिव मतलब हम दे रहे हैं, बाहर से दे रहे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो रिएक्शन कौन सी होती है,
रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। represented by delta HI। आगे मैं वैल्यू दिखाऊंगी आयनाइजेशन एनर्जी की, कभी नेगेटिव में नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव में आएगी। इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है, ओके। ये रिप्रेजेंटेड बाय, ये रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। हो गया भाई। अब बात करेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की। किसकी बात करने वाले हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से क्या मतलब है? वैसे तो एग्जाम में पूछते नहीं है ना। सक्सेसिव आयनाइजेशन, पता नहीं कौन कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं, वो कहीं और ही खोई हुई है, क्या सोच रही है, कौन सी दुनिया में गुम हो गई, वो ठीक है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, जैसे कि ये देखो मैं लिख रही हूँ सोडियम की बात कर रही हूँ, ठीक है। सोडियम से जब मैं पहला, अगर आपका सोडियम अकेला है, एलिमेंटल फॉर्म है और गैसियस स्टेट में है, तो मैं इससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो कुछ अमाउंट दूंगी, हाँ या ना। तो जब ये Na पॉजिटिव बन गया, साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, क्लियर है। इसी चीज को मैं आगे ऐसे इस तरह से लिखूं, सोडियम आपका 1s2 2s2 2p6 3s1, हाँ या ना, लिख सकती हूँ। यहां से मैंने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिया, तो क्या हो गया, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे पहले बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, प्रोटॉन कितने हैं, 11। आप बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने बाकी हैं, 10, प्रोटॉन 11, ठीक है। अब मैं बात करने वाली हूँ, ये है तुम्हारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेम चीज लिखी है मैंने। अब बात करूंगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड स्टेप में क्या करने वाले हैं, जो तुम्हारा Na पॉजिटिव बना देते हैं, Na प्लस को, अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाल लिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन देना है, क्या करना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, उसके लिए मैं कुछ अमाउंट और दे दूं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दूंगी तो क्या बन जाएगा, Na ये प्लस था तो क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव। तो इसी चीज को मैं इस तरह से लिखूं, आपका Na प्लस से क्या बन गया, Na+2, हाँ या ना, बन गया। तो इसकी यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कौन सी है, सेकेंड। इसको मैं कैसे लिखूं बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पे कितना बाकी है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन 11। अब मैं इसी तरह से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, Na कहां से निकालूंगी, अब +2 से निकाल दूं। अगर मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी तीसरी बार देनी पड़ेगी, ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है, क्या बन जाएगा, Na+3 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। इसी चीज को मैं इस तरह से लिखूं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
अब मैंने क्या चीज लिखी है, मैंने लिखा है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एवरी स्टेप विल इंक्रीज। सक्सेसिव मतलब हमें एक एक इलेक्ट्रॉन बार बार निकालना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला, मुझे अभी एग्जैक्ट वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैंने लिखी हो तो ठीक है। लिथियम के केस के लिए तो मैंने लिखी है, सोडियम वाली मुझे नहीं पता, बुक से देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई भी आयनाइजेशन एनर्जी लिखी है इसकी, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पहली चीज। अगर मैं लिख रही हूँ 623 किलो जूल पर मोल, ठीक है, कि आपको पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ा। सेकंड टाइम अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालूंगी Na पॉजिटिव से, तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड क्या हो जाएगी आपकी, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी, लेट्स सपोज मैं इसको लिख रही हूँ 1500 किलो जूल पर मोल और वैल्यू इसी रेंज में चलती है। आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड वो हो जाएगी 3000 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ऐसा है इसका कोई मतलब। अब देखो मैंने क्या लिखा है, द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एवरी स्टेप विल इंक्रीज बाय द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है हर एक स्टेप में। देखो यहाँ पर जब तुम फर्स्ट स्टेप से निकालने वाले हो ना, फर्स्ट सोडियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे। पहला कब निकालोगे, जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दोगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, प्रोटॉन कितने हैं 11, बच कितना गया, इलेक्ट्रॉन इतना प्रोटॉन इतना, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में यहाँ से फाइंड करना है, यहाँ से निकालना है आपको एक और इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज डेफिनेटली बढ़ गई क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है एवरी सक्सेसिव स्टेप। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी तो डेफिनेटली बढ़ेगी, पहली से तो ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये निकलने के बाद बन गया। अब इससे तुम्हें फिर निकालना है, निकालने के लिए देखो इलेक्ट्रॉन 9 है, प्रोटॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आपकी सेकंड वाली से बढ़ जाएगी। देयरफॉर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी विल ग्रेटर देन सेकंड देन फर्स्ट, ठीक है। ये 3000 के करीब लिखा है ना, 300 दिख रहा है। हो गया, कर दो पहले आयनाइजेशन एनर्जी जितना मैंने करवाया एक बार रिवाइज करो उसे ना 2 मिनट में। अब करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के ब्रैकेट में लिख दो, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को मूव भी रिमूव, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एडिशनल एनर्जी दी जाती है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख दो। आपको पता होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, तब तो
बात करेंगे, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला अगर मैं लिखूं साइज, क्या लिखूं, साइज, साइज का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आयनाइजेशन एनर्जी पे। कैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा इसके, मैं थोड़ा सा मैं कह रही हूँ अगर साइज छोटा होगा, आपके एलिमेंट का साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी या ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव कैसे करेंगे, जब साइज छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर साइज छोटा है ना बच्चे, छोटा, अगर साइज बहुत छोटा है तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है। अगर साइज छोटा है, लेट सपोज ये मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे मैं लिथियम से बात कर रही हूँ, लिथियम से कहाँ पे, फ्लोरीन तक, कहाँ तक जा रहे हैं हम, फ्लोरीन तक। तो मैं कह रही हूँ आपको लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा या फ्लोरीन से, ये मेरा मतलब है। आपको क्या पता है, अलोंग द पीरियड आपको पता है यहां से यहां साइज क्या होता है, डिक्रीज, है ना। सब मिक्स मत करो भाई, जब आप अलोंग द पीरियड चलते हो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज। क्या हो जाता है, क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में बढ़ेगा, है ना। देयरफॉर साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इतना क्लियर है। तो अब मैं कह रही हूं जब हम अलोंग द पीरियड चल रहे हैं साइज डिक्रीज हो रहा है, पहला तो आपको पता चलेगा साइज वाला ट्रेंड, और ये हम कर भी चुके हैं। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, देखो मैं लिथियम लिख रही हूँ, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1। तो मैंने लिखा लिथियम है, ये हमारा 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, हाँ है ना। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 1 है। अब मैं फ्लोरीन की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ, फ्लोरीन की बात कर रही हूँ। फ्लोरीन की जब मैं बात करूंगी तो एटॉमिक नंबर कितना है, 9। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, यही है ना। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे इनर शेल में क्या है, 1s, क्या है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर आपका सेकंड पीरियड में कंबाइंड लिख दूं, ये क्या है, पीरियड नंबर 2, जिसमें आपका क्या है, 2s और 2p। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। ये किसका था, लिथियम, ये फ्लोरीन। साइज देख लिया, साइज देख लिया ना, लिथियम और फ्लोरीन में किसका बड़ा है, लिथियम का। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम है, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अब क्या करना है, तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताना था। क्या बताना था, आयनाइजेशन एनर्जी साइज के अकॉर्डिंग किस तरह से वेरी करती है। साइज जितना छोटा होगा, साइज जितना छोटा होगा, फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है। साइज अगर डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, अगर साइज डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज। यहां मैं लिख दूं, साइज ऑफ फ्लोरीन क्या है, कम है, लेस है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका और लास्ट इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ नहीं हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही इलेक्ट्रॉन को निकालना है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। जितना ज्यादा इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना टफ हो जाएगा एज कंपेयर टू जिसका साइज बड़ा है।
लिथियम का साइज क्या है, लार्ज है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो क्या हो जाएगा, जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, न्यूक्लियस या फिर प्रोटॉन एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इजीली निकलेगा नहीं, देयरफॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इजी। ठीक है, इजी हो जाएगा, समझे। अब लिखो, चलो पहले यहाँ लिख पाई साइज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी, ये समझ आया। साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी होगी। इनवर्सली का मतलब समझ गए ना, अगर ये बढ़ता है तो ये घट जाएगा, साइज बढ़ गया तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, अगर साइज छोटा है तो ये ज्यादा, इनवर्सली है। लिखो, पहले तो ये बना दिया ना, फिर ये भी बनाना, लास्ट में बनाना, पहले स्टेटमेंट लिखो। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, inversely proportional to the size of an atom, because the element which have the smaller in size, the element which are smaller in the size have the strong force of attraction between nucleus and last electron. Between the nucleus and last electron, and the removal of the electron from the outermost energy level will be difficult. Therefore ionization energy increased. ठीक है, समझ गए। हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो स्पीड में बनाओ। सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। अब बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या इफेक्ट करने वाली है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी ना, होगी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो मैं अगर ऐसे लिखूं कि आपका Na पॉजिटिव Na+2, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज किस पे ज्यादा है, यहाँ बताओ जरा, प्रोटॉन कितने हैं, 11, यहाँ 11, इलेक्ट्रॉन जल्दी 11, तो न्यूक्लियर चार्ज किस पे ज्यादा है, तो इस पे, अगर इस पे ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी ज्यादा। क्लियर है। I have a doubt, ma'am. What will happen if we like change the lithium, this Li to like helium and do a reaction with fluorine? लिथियम एंड फ्लोरीन, Fluorine, yes. Helium and fluorine. एक्चुअली क्या होता है बच्चे, देखो मैंने कहा है लिथियम, देखो जब क्या करते हैं, आपको साइज का ऑर्डर अगर पता होगा, क्या कहते हैं हम, अलोंग द पीरियड क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी इंक्रीज होता है। प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया।
बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, साइज डिक्रीज हो गया, साइज डिक्रीज हो गया। अगर साइज छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, हमें तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, अट्रैक्शन ज्यादा है, हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। पर इस केस में क्या है, एटॉमिक नंबर 3, प्रोटॉन 3, प्रोटॉन कम है, वहां प्रोटॉन कितने थे 9, न्यूक्लियर चार्ज वहां कितना था 9, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा था, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज कम, न्यूक्लियर चार्ज कम मतलब अट्रैक्शन कम, किसका, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन का, अट्रैक्शन डिक्रीज, अट्रैक्शन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन ही रिमूव करवाना है, इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी निकलेगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी डिक्रीज, ठीक है। So then the atom from the helium will go to fluorine, or like the fluorine neutron will go to हम ये पूरा ट्रेंड करने वाले हैं, ये तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आयनाइजेशन एनर्जी, बाकी मैं अराउंड द पीरियड पूरा का पूरा आपको ट्रेंड करवाने वाली हूँ, ठीक है। थक गए, हो गया ये वाला क्वेश्चन। थर्ड है आपका हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसके लिए आप ये सारी चीजें पहले पढ़ के आना, ठीक है, इसमें आपका माइंड बहुत चलेगा। देखो, हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता है, वो स्टेबल होती है, थोड़ा थोड़ा। जो फुली फील्ड है, फुली फील्ड में कौन आता है, नियॉन, स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी तरह हाफ फील्ड भी स्टेबल होती है, फुली फील्ड से थोड़ी कम होती है। तो हाफ फील्ड से आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, क्या करें, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना है, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसके लिए हमें एनर्जी देनी है, वो है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड पहले से ही स्टेबल है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा या टफ होगा, स्टेबल है पहले से, वो नहीं चाहते मुझसे इलेक्ट्रॉन जाए, टफ है तो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, कम या ज्यादा, ज्यादा देनी पड़ेगी ना, हो जाएगा, लिख लोगे। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर स्टेबल, half filled and fully filled electronic configurations are stable, therefore electron from the fully filled and half filled configuration electron from the fully filled and half filled electronic configuration, या removal of electron from fully filled or half filled configuration will be tough. Removal of electron from half filled and fully filled electronic configuration will be tough. अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, therefore ionization energy will be increased. देखो, जैसे मैं बात कर रही हूँ नियॉन की, किसकी बात कर रही हूँ, नियॉन का एटॉमिक नंबर जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 है, नोबल गैस है, स्टेबल है, कहते हैं ना, ये रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करती, कोई भी चीज रिएक्शन में हर एक एलिमेंट देखा था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, एक देने के बाद 10 बन रहा था, मैग्नीशियम का 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद फिर 10 बन रहा था, हर एक चीज चाहती है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसमें आके वो स्टेबल हो जाएगी। अब पहले से ही स्टेबल है, अगर ये पहले से ही स्टेबल है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, स्टेबल है। अगर पहले से ही स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, ये
ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सक्शन। पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबस्टेंस। पहले देखते हैं पेनिट्रेशन पावर होता क्या है, पहले चेक करिए पेनिट्रेशन पावर क्या होता है। न्यूक्लियस के कितना पास में आपका ऑर्बिटल है उसे क्या कहते हैं, पेनिट्रेट। न्यूक्लियस के कितना पास में आपका कौन सा ऑर्बिटल है। तो पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले एस फिर डी फिर सॉरी पी फिर डी फिर एफ, ये पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर है। दैट मीन्स आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पास में अगर एस ऑर्बिटल है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है, समझे, हाँ ना। सबसे पहले 1s ही होता है, फिर 2s होता है, फिर 2p आता है, फिर d आता है, f जाके कहाँ आता है, 6th पीरियड में। ऐसा ही होता है ना भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, फिर आपका आता है 4p6, फिर आता है आपका 5s2 4d10 5p6, फिर आता है आपका 6s2 4f14, ऐसा कुछ आता है। तो सबसे पहले s ऑर्बिटल आ रहा है, न्यूक्लियस के सबसे पास में कौन सा ऑर्बिटल है, s, फिर कौन है p, फिर कौन है d, फिर कौन है f, सबसे लास्ट में। न्यूक्लियस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना है। अगर s में इलेक्ट्रॉन है, देखो भाई s में इलेक्ट्रॉन है, p में, d में, f में, सब में इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस का काम है इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज है पॉजिटिव, न्यूक्लियस को होते हैं प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, आपके इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। तो सबसे पास में कौन सी सबशेल है, s है। अगर सबसे पास में s है, समझ पा रहे हो। अब देखो एक डायग्राम मैंने ये बनाया, दूसरा डायग्राम मैं फिर से बना रही हूँ। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पास में s ऑर्बिटल है, फिर p है, फिर d है, फिर f है, ये समझ आया, हाँ ना। तो न्यूक्लियस का मैक्सिमम चार्ज कहाँ रोकेगा, s के इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, s के इलेक्ट्रॉन की। दैट मींस s पे न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा पावर है, s का बहुत ज्यादा पावर है, न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा पावर है s के इलेक्ट्रॉन पे। दैट मींस s के जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको निकालना सबसे टफ होगा। s का जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पास में है न्यूक्लियस के बहुत पास में है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज्यादा टफ है। देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किस पे लगेगी, s पे, फिर p पे, फिर d पे, फिर f पे, समझ आया। पेनिट्रेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी।